सालकायन नाम के एक तपस्वी थे। एक बार वह नदी में नहाकर बाहर निकले तो देखा कि बाज ने झपट्टा मारकर एक कबूतरी को अपने पंजे में दबा लिया। उन्होंने एक पत्थर उठाकर बाज को मारा। चोट खाकर बाज घायल हो गया और कबूतरी उसके पंजे से छूटकर गिर गई। तपस्वी घायल कबूतरी को उठाकर घर ले आए। तपस्वी की कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी ने कबूतरी को देखा और उसकी मरहम पट्टी की। कबूतरी के लिए उनके मन में ममता जागने लगी। उसने अपने पति से कहा, आप तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, अपने तप के बल से इसे लड़की बना दीजिए। मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूँगी और संतान के लिए मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तपस्वी ने कबूतरी को एक बहुत सुंदर लड़की बना दिया। बड़े लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण होने लगा और फिर जब वह सयानी हो गई तो तपस्वी और उनकी पत्नी को उसके विवाह की चिंता होने लगी। जब कुछ समय बीता तो उन्होंने सोचा कि वर सुंदर भी होना चाहिए और अच्छे गुणों वाला भी। बहुत सोचने पर तपस्वी ने कहा, सुंदरता और गुण दोनों ही नज़रों में सूर्य से अच्छा वर और कोई नहीं हो सकता। अगर हमारी बिटिया मान जाए तो सूर्य के साथ ही इसका विवाह कर दें। हाँ, आपने सोचा तो बहुत उत्तम है। फिर सूर्य को यहाँ बुलाएं। हाँ, और तपस्वी ने सूर्य को अपने यहाँ बुलवाया और अपनी बेटी से पूछा, बेटी, इनसे विवाह करोगी? लड़की बोली, नहीं। उसने चेहरे से पसीने को पोंछते हुए कहा, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है, इनके तो पास जाने से ही मैं पिघल जाऊंगी। तपस्वी जी से सूर्य ने कहा, मुझसे अधिक गुणवान बादल है जो मुझे भी ढक लेता है। इतना कहकर सूर्य चले गए। तपस्वी ने बादल को बुलावा भेजा और उसके बारे में अपनी बेटी की राय पूछी। बेटी, इन्हें अपना वर बनाना पसंद करोगी? बेटी बोली, क्यों? यह तो एकदम काला भूत है। वह लड़की बोली, आपसे भी बढ़कर कोई है संसार में? तपस्वी ने बादल से पूछा। पवन मुझसे भी बढ़कर है। बादल ने भी जान छुड़ाने के लिए कहा, क्योंकि इसके चलने से मैं भी बिखर जाता हूँ। पवन को बुलाकर तपस्वी ने अपनी लड़की से उसकी राय पूछी। यह बलवान तो है पर बड़ा चंचल है। तपस्वी महोदय, मुझसे भी बढ़कर पर्वत है, क्योंकि वह मेरा भी रास्ता रोक लेता है। पवन ने कहा। जब पर्वत को बुलाया गया तो लड़की ने कहा, नहीं पिताजी, यह तो एकदम पत्थर है, कठोर और निश्चल, इसके साथ भी मेरी नहीं निभेगी। पर्वतराज, तपस्वी ने परेशान होकर पूछा, क्या संसार में कोई तुमसे भी बढ़कर है? पर्वत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महामुनि, मुझसे भी बढ़कर कबूतर है जो मेरे जैसे तमाम ऊंचे पर्वतों को पार करके उड़ जाते हैं। इतना कहकर पर्वत भी चला गया। पर्वत के चले जाने पर तपस्वी ने कबूतरों के राजा को बुलवाया। उसे दिखाते हुए अपनी बेटी से पूछा, क्या तुम्हें पसंद है? लड़की बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हाँ, मैं इनसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा जी पिताजी, अब आप मुझे भी कबूतरी बना दीजिए। तपस्वी ने सोचा, यह ठीक ही कहती है, और फिर उन्हें युवती को फिर से कबूतरी बनाना पड़ा और उन्होंने कबूतरों के राजा से उसका विवाह कर दिया। ठीक भी है, हर एक को अपने जैसे साथी की खोज रहती है। सूर्य, बादल, पर्वत और पवन को छोड़कर कबूतरी ने कबूतर से ही विवाह करना पसंद किया। एक थी रानी, राजा की प्यारी थी, सुंदर भी बहुत मगर गुस्सैल। एक दिन वह राजमहल की छत पर बैठी बाल सुखा रही थी। सोने की शीशी में चंदन का तेल और चांदी की कंघी लिए दासियां खड़ी थीं। इतने में पक्षियों का एक झुंड राजमहल के ऊपर से उड़ता हुआ निकला।
अचानक किसी पक्षी की बीट रानी के सुनहरे बालों पर गिर गई। बीट गिरते ही रानी के तेवर बदल गए। रानी यह भी ना देख पाई कि कौन था वह पक्षी। वह सोचने लगी, इन पक्षियों ने मेरा अपमान किया है। इनकी यह मजाल कि मुझ पर बीट करके उड़ जाएं। वो भी इस राज्य की रानी पर। रानी आग बाबूला होकर कोप भवन में चली गई। दासियों ने उसके सिर पर बीट साफ करनी चाहिए, परंतु रानी ने कहा, जब तक राजा पक्षियों को दंडित नहीं करते, यह बीट बालों में ऐसे ही रहेगी। और उसने बाल बिखेर लिए। अन्न ने जल त्याग दिया। राजा को पता चला तो रेशमी रुमाल लिए कोप भवन में गए। कहा, जिस पक्षी ने अनजाने में यह कर दिया, उसे क्या पता था तुम नीचे बैठी हो। आओ मैं साफ कर दूं। इस पर रानी ने इनकार करते हुए कहा, आखिर पक्षी भी हमारी प्रजा है। आप उनके राजा हैं, मैं उनकी रानी। पक्षियों की यह हिम्मत कि मेरे सिर पर बीट कर दें, ऐसी बेइज्जती से तो मरना ही अच्छा है। इतना कहकर मुंह फेर कर बैठ गई। रानी की जिद से राजा हार गए। उन्होंने जंगल में ऐलान कर दिया, कल सारे पक्षी राजमहल के सामने वाले मैदान में इकट्ठे हों। ऐलान सुनकर पक्षियों में खलबली मच गई। सुबह होते ही पक्षियों के झुंड राजमहल के सामने आने लगे। राजा ने पक्षियों से पूछा, क्या सब पक्षी आ गए हैं? कोई बाकी तो नहीं बचा? हुजूर, सब आ गए, केवल बूढ़ा कोयल नहीं आया। उसे कोई ज़रूरी काम आ गया था। मोर ने उत्तर दिया। क्या मेरी आज्ञा से भी ज़रूरी काम था उसे? राजा ने पूछा। हुजूर, वह कहीं फैसला करने गया है, मोर ने बताया। बाज ने नम्रतापूर्वक पूछा, हमारा क्या अपराध है महाराज? कड़कती आवाज़ में राजा ने कहा, रानी के बालों पर बीट किसने की, उसे मौत की सज़ा मिलेगी। सारे पक्षी चुप रहे। राजा ने फिर कहा, यदि तुम में से कोई अपना अपराध स्वीकार नहीं करेगा तो मैं सबको मौत के घाट उतार दूंगा। तब भोला कबूतर आगे आया, गुटुर गू करते हुए बोला, मालिक, हमारा मुखिया कोयल है, आप दंड देने से पहले उससे पूछ लें। राजा ने फिर कोयल को लाने के लिए दूत भेजा। इस बार कोयल कू कू करता आ गया। वह पक्षियों के बीचों बीच आकर बैठ गया। तेज आवाज़ में राजा बोला, क्यों रे कोयल के बच्चे, क्या ज़रूरी काम था तुझे? हुजूर, 7 समुंदर पार मुझे न्याय करने बुलाया गया था। कोई आदर से बुलाए तो जाना पड़ता है। देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। कोयल बोला, अच्छा, तू भी न्याय करने लगा? जरा मैं भी सुनूं, क्या न्याय करने गया था? मालिक, 7 समुंदर पार एक बड़ी सभा जुड़ी थी। समस्या थी कि इस दुनिया में पुरुष अधिक हैं या स्त्रियां। कोयल ने कहा, राजा, फिर तूने क्या न्याय किया? तू छोटा सा क्या न्याय करेगा? महाराज, बड़े या छोटे, शरीर से अक्ल का कोई संबंध नहीं। मैंने न्याय किया कि दुनिया में पुरुष कम और स्त्रियां अधिक हैं। क्या तूने सारे स्त्री पुरुषों की गिनती की है? राजा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। नहीं हुजूर, मैंने गिनती तो नहीं की, परंतु अक्ल से जान तो सकता हूँ। मेरी राय में जो पुरुष अपनी बुद्धि से काम न लेकर स्त्री की मूर्खतापूर्ण बातें मान लेता है, उसे भी मैं स्त्री की श्रेणी में गिनता हूँ। सुनते ही राजा का दिमाग चकरा गया। बोला, तो तू मुझे भी स्त्री समझता है? कोयल बोला, वह तो आप जाने महाराज। कोयल की बात राजा के दिल को छू गई। बोला, तू ठीक कहता है, मैं बेकार रानी के कहने में आ गया। तुम सभी जा सकते हो। राजा का इतना कहना था कि सब पक्षी चहचहाते हुए उड़ गए। उधर पक्षी उड़े, इधर रानी फिर कोप भवन में जाकर बैठ गई। राजा फिर मनाने गए तो बोली, मैं रानी बेकार ही बनी। मैं तो पक्षियों से भी गई गुजरी हूँ। मेरा कुछ मान होता
तो आप पक्षियों के कहने से आकर रानी आज्ञा वापस ना लेते। राजा का हृदय पसीजा। उन्होंने दूसरे दिन पक्षियों को फिर इकट्ठा होने का आदेश दिया। सारे पक्षी इकट्ठे हो गए, परंतु कोयल आज भी नहीं आया। तो पक्षियों से पूछा, आज क्यों नहीं आया तुम्हारा मुखिया? वह आज भी 7 समुद्र पार न्याय करने गया है, आता ही होगा महाराज। तोते ने कहा। कुछ देर बाद कोयल आ गया, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोला, क्षमा चाहता हूँ, मुझे आज फिर न्याय करने जाना पड़ा। आज क्या समस्या थी? उत्सुकतावश राजा ने पूछा। बड़ी गंभीर समस्या थी महाराज। इस दुनिया में लोग अधिक जन्म लेते हैं या मरते अधिक हैं, इसी बात पर हफ्तों से बहस छिड़ी हुई थी। कोयल बोला। रानी भी वहाँ थी, हाथ मटकाकर बोली, यह तो कोई भी बता सकता है। इस दुनिया में जन्म ही अधिक लेते हैं, यदि मरते अधिक तो दुनिया में लोग कभी के समाप्त हो जाते। रानी जी, मैंने न्याय किया है कि लोग मरते अधिक हैं। असल में जो वचन देकर अपनी बात न रख सके, बिना वजह अपना निर्णय बदल दे, ऐसे प्राणी मरे के समान ही हैं। कोयल बोला। राजा ने सुना तो सोच में पड़ गया। उसे लगा, यह ठीक कहता है। मैं राजा हूँ, मुझे सोच समझकर फैसला करना चाहिए। बार बार फैसला बदलना ठीक नहीं। उसने रानी से कहा, तुम जो चाहो करो, मैं इन्हें दंड नहीं दूंगा। रानी का चेहरा लटक गया। राजा ने पक्षियों से कहा, मैंने नाहक निर्दोष प्राणियों को दंड देना चाहा, अब मेरी आँख खुल गई। जाओ, उड़ जाओ सब। पक्षी फिर पंख फड़फड़ाते हुए उड़ चले। इधर पक्षी उड़े, उधर रानी फिर कोप भवन में चली गई। इस बार रानी की मुँह लगी दासी ने एक योजना बनाई। योजना अनुसार दासी राजा के पास गई, बोली, महाराज, छोटी रानी गर्भवती हैं, अब तक आपको कोई बच्चा नहीं। रानी ने क्रोध में आकर खाना छोड़ दिया है। ऐसा करना बच्चे के लिए घातक होगा। रानी और बच्चे की प्राण की रक्षा कीजिए। राजा डर गया, को भवन में गया। तुम चलकर महल में आराम करो। राजा बोला, मैं कल ही सारे पक्षियों को मौत के घाट उतार दूंगा। अगले दिन फिर राजा ने पक्षियों को बुलाने के लिए ऐलान करा दिया। पक्षी बहुत डर गए। कोयल बोला, डरो नहीं, तुम चलो, मैं पीछे से आता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। पक्षी इकट्ठे हो गए। इस बार कोयल फिर नहीं दिखाई दिया। कुछ देर बाद जब वह आया तो राजा ने पूछा, आज भी फैसला देने गए थे क्या? क्या करूं हुजूर, कोई बुलाए तो जाना ही पड़ता है। कोयल ने भोलेपन में जवाब। आज क्या उलझन थी? बड़ी गंभीर उलझन, जरा हम भी तो सुने। उलझन यह थी महाराज कि दुनिया में मूर्ख अधिक हैं या बुद्धिमान, इसी को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। तूने क्या फैसला किया? राजा ने पूछा। बड़ी आसान बात है, दुनिया मूर्खों से भरी पड़ी है, बुद्धिमानों की संख्या ज़्यादा कैसे होगी? कोयल बोला। राजा, तू गलत कहता है। मेरे दरबार में इतने लोग हैं, सभी एक से बढ़कर एक बुद्धिमान हैं, मूर्ख एक भी नहीं। यही हालत दुनिया में है, 100 में से 1-2 मूर्ख होते होंगे, राजा ने बतलाया। कोयल बोला, गलती क्षमा हो हुजूर, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जो मनुष्य अपनी सद्बुद्धि से काम न लेकर दूसरों की कुबुद्धि से काम करे, वह मूर्ख नहीं तो क्या है। आप एक रानी और बेटे के लिए इतने पक्षियों को प्राण दंड दे रहे हैं। ये दरबारी आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। इस पर भी दासी ने झूठ बोला है। रानी गर्भवती नहीं है, फिर भी आप बात मान गए। आप ही बताइए, क्या यह अक्ल का काम है? राजा चुप। उसने कहा, तुम कैसे कहते हो कि दासी ने झूठ बोला है? राजा ने खोज कराई तो झूठ का भांडा फूट गया। राजा की गर्दन
शर्म से झुक गई। अब राजा गंभीर होकर बोला, कोयल, तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज से तुम आज़ाद हो। अब कोई पक्षी कभी किसी राजा के अधीन नहीं रहेगा। तुम आज़ाद हो, जहाँ चाहो जाओ। सारे पक्षी राजा की जय जयकार करते हुए उड़ गए।